हेलो क्लास 12th। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अब तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, और एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। व्हाट इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज़ द बेसिक कंडीशन? चार्जेस आर इन मोशन, चार्जेस आर इन मोशन, और यू कैन से करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या ये कहो कि किसी वायर में करंट है, तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अराउंड इट। देखो, एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल ले आए, मैग्नेटिक नीडल लेकर आए। जैसे ही वो मैग्नेटिक नीडल करंट फ्लोइंग वायर के पास लेकर आए, तो मैंने क्या बताया आपको? चार्जेस मोशन में होने चाहिए या करंट फ्लो होना चाहिए, तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो जब मैग्नेटिक नीडल इसमें आएगी, तो मैग्नेटिक नीडल क्या दिखाएगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो मैग्नेटिक नीडल ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया। वैसे इस तरह से थी आपकी मैग्नेटिक नीडल, पहले नॉर्थ साउथ, पर जैसे ही आपने इसे करंट कैरिंग वायर के पास रखा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया नॉर्थ साउथ। और उसने ये भी नोटिस किया कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, तो मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये चीज़ पता लगी कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज़ द बेसिक कंडीशन? बेसिक कंडीशन है कि चार्जेस आपके कैसे होने चाहिए? मोशन में होने चाहिए, और यू कैन से करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। क्लियर है? ओके। अब आपने 10th क्लास तक के सिलेबस में आपका पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वो भी करेंगे। और एस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये डिफ्लेक्शंस आ रही है मैग्नेटिक कंपास नीडल की, दैट इज़ गिवन बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल, दैट इज़ गिवन बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल, और यू कैन से स्नो रूल, और यू कैन से स्नो रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि आप अपने आप को तैरता हुआ इस तरीके से मानो, कि आप इस तरह से मानो कि आप स्विम कर रहे हो, करंट आपके पैरों से चढ़ के आपके सिर की तरफ आए और लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर निकल जाए। दैट इज़ नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल। देखो, इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दिस इज़ योर बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अभी आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब आप अपने आप को तैरता हुआ इस तरीके से मानो कि करंट आपके पैर से चढ़े और आपके सिर की तरफ आ रहा है, एंड इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो डिफ्लेक्शन जिस साइड आएगा, ये मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन दे रहा है। मैंने आपको बताया ना कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल लेकर आते हो, तो मैग्नेटिक नीडल डेविएट हो जाती है। तो डेविएशन की डायरेक्शन किस तरीके से आएगी? दैट इज़ गिवन बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो जब करंट इसमें फ्लो कर रहा था, तो उल्टे हाथ की तरफ तो डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। ठीक है, इसमें भी करो। मान लीजिए आप फ्लो कर रहे हो, करंट आपके पैरों से चढ़ा, सिर की तरफ निकला और उल्टे हाथ की तरफ, तो नीडल की डिफ्लेक्शन इस साइड होगी। ठीक है, इधर जब अपने आप को तैरता हुआ फील करोगे, तो करंट आपके पैरों से चढ़ेगा, सिर की तरफ आएगा और उल्टे हाथ की तरफ बाहर निकल जाएगा। इधर आओगे तो इस तरीके से करंट आपके पैरों से चढ़ा, सिर की तरफ आया, तो करंट की डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन इस साइड आएगी। ठीक है, दैट इज़ नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल। तो क्या लिख सकते हो? एम्पियर स्विमिंग रूल स्टेट्स दैट एज्यूम यू आर फ्लोइंग और यू आर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, सो दैट करंट एंटर्स फ्रॉम योर फीट, मूव्स टुवर्ड योर हेड, एंड
come outside through the left hand side, that will be the direction of magnetic compass needle. Snow rule, देखो snow rule क्या है? Snow rule, S south to north और ये west. Suppose this is north, south, east, west. करंट अगर आपका वेस्ट टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल बी टुवर्ड वेस्ट साइड. यही तो है, करंट आपके पैर से चढ़ के सिर की तरफ आया तो उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ मतलब वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज नोन एज स्नो रूल. इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, if current is flowing north to south, the magnetic needle will be deflected toward east side. ठीक है, दिस इज नोन एज स्नो रूल. आपको ये पता लग गया स्नो रूल क्या है. और एस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल को लेकर आया, उसको पता लगा कि मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, एंड द डिफ्लेक्शन विल बी गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल. क्लियर है, नोट कर लीजिए आप इसको. ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. अब स्टार्ट करते हैं बायट-सैविट्स लॉ. बहुत ध्यान से देखना है, फिर इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे वन बाय वन. बायट-सैविट्स लॉ, बायट-सैविट्स लॉ, इसमें टी जो होता है वो आपका साइलेंट होता है. बायट-सैविट्स लॉ क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा. तो बायट-सैविट्स लॉ क्या कंसीडर करता है, कंसीडर a small current element, consider a small current element in the direction of current. यही इसकी एक बेसिक एजम्पशन है और इसी को हमें ध्यान रखना है. क्या कि बायट-सैविट्स लॉ ने क्या किया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में. एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो dl लेंथ का. ये dl इस P के साथ एंगल बनाता है मान लो थीटा, और इसके बीच में डिस्टेंस है r. तो छोटे से पार्ट की वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा सा, यानी कि dB. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं, जब बायट ने उसको ऑब्जर्व किया, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड dB इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे. I क्या है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, dl इज़ द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, r उस करंट एलिमेंट का P तक का डिस्टेंस, और थीटा करंट एलिमेंट और r के बीच का ये थीटा है. ठीक है, इसको कह दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. कंबाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. You will get dB is directly proportional to IDL sin theta by r square. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर. वो कांस्टेंट क्या है आपका, म्यू नॉट बाय 4 पाई. व्हाट इज़ अ म्यू नॉट, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप क्या कहते थे, परमिटिविटी. ये क्या है आपकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. ठीक है, इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ठीक है, और इस पूरे की म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह आप सीधा लिख सकते हो 10⁻⁷. जैसे वहाँ आप लिखते थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कंप्लीट लिख देते थे 9 इंटू 10⁻⁹. ऐसे ही आप म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह क्या लिख दो, 10⁻⁷. क्लियर है. तो ये जो आपके पास फॉर्म आई है, ये कैसी आई है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. पर फिलहाल जो आपके पास आया है ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, अभी डायरेक्शन नहीं आई है. दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायट-सैविट्स लॉ. ये बायट-सैविट्स लॉ की स्केलर फॉर्म है. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म और स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नोट कर लिया आपने, आगे देखो.
आपके पास dB क्या है, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अगर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर आप यहाँ वेक्टर लगाओगे तो एक यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखोगे, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r स्क्वायर इंटू r क्यूब। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा r वेक्टर अपॉन r का क्यूब। लिख सकते हो यहाँ तक। अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। करंट वैसे तो ट्रांसफर क्वांटिटी होती है, बट करंट के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो हम कह सकते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। क्या मैं A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा, ऐसे ही क्या मैं DL R साइन थीटा को ऐसे लिख दूँ, DL क्रॉस R लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो क्या गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये आपकी बायोट-सैवर्ट्स लॉ की क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। मतलब अगर आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाना है तो आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करंट एलिमेंट कंसिडर करना है DL लेंथ का, जो P पॉइंट के साथ R वेक्टर बनाए और एंगल कितना उसमें, थीटा। ठीक है, तो और किसके डायरेक्शन में कंसिडर करना है, करंट की डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की डायरेक्शन में दिया जाएगा। क्या करो, करंट कैरिंग वायर को अपने सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ो कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो एंड द कर्वेचर ऑफ अ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कहता है, करंट जो होगा आपका, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और कर्वेचर ऑफ अ फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ेगी, कर्वेचर ऑफ अ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग वायर के चार तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो सपोज ये वायर है और ये आपका P पॉइंट है। अब बताओ इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ा, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्वेचर ऑफ फिंगर आ रहा है, यू आर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ। देखो अब ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, ऐसे घूम रहा है ना हाथ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ जा रही है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा आपका, इनवर्ड्स। क्लियर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड्स। मान लो अगर करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, तो थंब को लो करंट की डायरेक्शन में, अब उंगलियाँ कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब आएगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। और जब करंट फ्लो करेगा अपवर्ड, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्वेचर ऑफ अ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके, एक और देखिए, मान लीजिए ये आपकी वायर है, करंट कैरिंग वायर, आपको ये P पॉइंट है, इस आपने यहाँ करंट एलिमेंट कंसिडर कर रखा है DL लेंथ का, ये R और ये थीटा। अब बताओ इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ कैसी होगी आपकी? आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड दिखाने के लिए आप सिंबल यूज़ करोगे ये, ठीक है, और आउटवर्ड दिखाने के लिए यूज़ करोगे डॉट लगा के, इसको सर्कल कर दो। इनवर्ड के लिए क्रॉस लगा के सर्कल कर दो। तो मैं कह दूँ इधर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका? बाहर की तरफ है। जैसे इधर आया था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आया था, तो मैं ऐसे लगा के क्रॉस कर दूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा? इनवर्ड और आउटवर्ड। क्लियर है? समझ में आया? तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इतना नोट कर लीजिए आप। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है आपका, फाइनाइट लेंथ का है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। आपको यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इस करंट कैरिंग वायर के पास क्या वैल्यू आएगी। आप क्या अप्लाई करोगे? अप्लाई बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाने के लिए आप लोगों को पता है क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एक करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए। मान लिया मैंने ये करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया इतना DL लेंथ का, यहाँ से L लेंथ नीचे, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। A इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये DL लेंथ इसके साथ जो एंगल बनाती है इसे हम क्या नाम देते थे? थीटा। तो अभी मैं इसे क्या नाम दे दूँ? थीटा, ठीक है। ये जो फाइनाइट लेंथ है, इन फाइनाइट लेंथ के एंड्स को इस P पॉइंट से मिला दो। मान लो ये P पॉइंट यहाँ एंगल बना रहा है φ1 और यहाँ इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है φ2। क्या किया मैंने? ये आपकी करंट कैरिंग वायर थी, इसमें I करंट फ्लो कर रहा था। एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ से L लेंथ नीचे, ये आपका A परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा आपको पता है। dB इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये अप्लाई होगा, ठीक है। और एक्सट्रीम एंड से एंगल बन रहा है φ1 और इस डायरेक्शन में बन रहा है φ2। देखो, अगर मैं इस करंट एलिमेंट को चेंज करती जाऊँ तो मुझे पता है मेरा जो ये R है, ये यहाँ लूँगी तो R कुछ होगा, यहाँ लूँगी तो R कुछ होगा, तो मुझे इस एक तो R को चेंज करना है। अगर मैं इस करंट एलिमेंट को अलग अलग कंसिडर करूँगी तो इस करंट एलिमेंट की लेंथ भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो ये एंगल कितना है? 90। इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ बना दूँ, इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल, ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना है? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितनी लेंथ है? L, ये कितनी है? A, और ये कितना है आपका? R। तो यहाँ से cos थीटा निकालो, क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका? A, हाइपोटेन्यूज कितनी है? R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई? A बाय cos थीटा, और A बाय cos थीटा लिखो, या चलो इतना ही लिख के छोड़ दो, R इज इक्वल्स टू A cos थीटा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक तो R को चेंज करना था और एक DL को चेंज करना था। मैं यहाँ से निकालती हूँ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर L बेस A, तो L बाय A। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? A टेंजेंट थीटा।
आपको क्या चाहिए, dl की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। dl इज इक्वल्स टू a का a, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन d थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, dl की वैल्यू a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, साइन थीटा आई की रख दी, dl की रख दी, साइन। ओके, ये थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और r के बीच में। यहाँ करंट एलिमेंट और r के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या रखोगे, 90 माइनस थीटा अपॉन r का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेकेंड स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल। क्या है आपके पास, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब आपको कंप्लीट चाहिए तो क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो db का आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, b कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन और आपका कोस थीटा डी थीटा पर। तो लिमिट किसकी लगेंगी, थीटा 1 की, थीटा की लिमिट लगेंगी। इधर देखो थीटा की लिमिट क्या है, एक तो मैक्सिमम क्या जा सकता है फाई 2 और ये फाई 1, नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको ले लो माइनस फाई 2, और ये ऊपर की तरफ इसे ले लो प्लस फाई 1। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो b कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन थीटा, लिमिट लगा दो माइनस फाई 2 से लेकर फाई 1 तक। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर यहाँ पे देखो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो थीटा में एक बार पुट करो फाई 1, तो क्या आ जाएगा साइन फाई 1 माइनस साइन इनिशियल फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट ना, माइनस फाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बिल्कुल सही और एग्जैक्ट रिलेशन आया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा, बट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट लिया, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जाएगा इनवर्ड्स, तो डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स, ऐसे दिखा दो। क्लियर है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई करंट है, a उस वायर का उस p पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फाई 1 और फाई 2 आपके एंगल्स है एक्सट्रीम एंड से। आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन देखिए। अब इसी के ऊपर जो हमने टॉपिक किया इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये P पॉइंट है जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर, ये 45 डिग्री एंगल और ये 30 डिग्री एंगल। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है P पे, बस आपको कुछ नहीं करना, फाइनाइट लेंथ है, जो भी एक्सप्रेशन आया है वो लास्ट वाला यूज़ कर दो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। करंट कितना है 2 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है ये a 10 मीटर। फाई 1 की वैल्यू कितनी है 45 और फाई 2 की कितनी है 30। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 1/2। और यहाँ से इसको सॉल्व करो, 10 की पावर -2 इंटू 10⁻⁻8, तो इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ अ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। P से मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड्स। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना था।
मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी की साइड ए है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे सभी साइड, स्क्वायर की साइड से। देखो सबसे पहले एक वायर उठा लो, ये वायर और इस पी पॉइंट को जोड़ दो, एक्सट्रीम एंड्स जुड़ गए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऐसा सा केस हो गया ना, पी पॉइंट से यहाँ कितना एंगल बन रहा है, आपका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा ए है, मिड पॉइंट पे निकालोगे तो ये डिस्टेंस होगा आपका a/2। स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। तो एक तो आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये तो 90 है, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, 90 + 45 तो ये भी कितने बचेंगे आपके 45, और ये भी कितना बचेगा 45। तो इस वायर की वजह से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू μ0/4π I/A sin φ1 + sin φ2। यहाँ पर आपका φ1 क्या है, इस P पॉइंट से एक्सट्रीम का एंगल कितना बन रहा है 45, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 45, तो φ1 भी 45, φ2 भी 45। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7, ठीक है। I की वैल्यू आपको I दे रखी है, A कितना है, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो A यहाँ पर कितना है a/2, तो a/2 ये 2 पर चला गया, 2 × sin 45 + sin 45। sin 45 कितना होता है 1/√2, तो क्या आ गया 2 × 10⁻⁻7 AI 1/√2 + 1/√2, 1/√2 + 1/√2 2/√2, कितना आ गया 2 × 10⁻⁻7 I/A × 2/√2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻7/√2A × I। ये आपका एक वायर की वजह से आया, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करी जाएगी, इस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ो, इसकी डायरेक्शन में थंब क्या होगा करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड P से कैसे आ रहा है बाहर की तरफ, तो कैसा आएगा आउटवर्ड, ठीक है। एक बार इस वायर की वजह से और देखो, पकड़ा कैसा आ रहा है आउटवर्ड, इसकी वजह से देखो आउटवर्ड, इसकी वजह से देखो करंट नीचे की तरफ आउटवर्ड, तो सभी वायर्स की वजह से आपका क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बी नेट, B1 + B2 + B3 + B4। अभी हमने क्या निकाला, एक की वजह से निकाला, तो 4 वायर की वजह से निकालेंगे तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 × B1, तो 4 B1 की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻7 I√2A, 4 × 4 16, 16 × 10⁻⁻7 I/√2A, और नेट डायरेक्शन आपकी क्या आएगी आउटवर्ड्स, नेट डायरेक्शन क्या आएगी आपकी आउटवर्ड्स। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 16 × 10⁻⁻7 I√2A, क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमने अभी स्क्वायर का किया, अब एक करते हैं ट्राइंगल का। मान लीजिए आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो आपको लेंथ दे रखी है वो दे रखी है L, ये L, ये L, ये L, करंट फ्लो कर रहा है I। आपको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फाइंड B एट P ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक वैसे ही है जैसा आपने अभी स्क्वायर का किया है। पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पहले एक वायर की वजह से निकालेंगे और उसके बाद तीनों की वजह से निकाल देंगे। तीनों की वजह से सेम तब आएगा जब तीनों की वजह से डायरेक्शन आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये L/2 होगा? नहीं, क्योंकि भाई ये लेंथ L है, वहाँ पे ये सीधी लेंथ थी तो उसका मिड पॉइंट A/2 मिल गया था, ठीक है। ये आपके एंड्स, ये आपने डाला यहाँ से 90। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का, तो ये कितना बचा? 30। यहाँ से भी कितना बचा? 30। ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 90 + 30 120, और ये कितना बचा? 60। तो यहाँ से 60 और ये यहाँ से 60,
ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, B1 म्यू नॉट बाय 4πi/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 की वैल्यू तो आपको पता लग गई, कितनी है 60 60, तो यहाँ रख दो साइन 60 और साइन 60, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4π का म्यू नॉट बाय 4π, आई का आई, बात रह गई ए की। ए क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये है आपके पास, ये 90, ये 30 और ये 60। ओके, आपको ये निकालना है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ पूरी तो L है, यहाँ तक कितनी हो जाएगी L/2। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, बेस कितना है L/2, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/2 टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो कितना आ गया L/2√3। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की, यानी कि A की वैल्यू आ गई आपके पास। क्यों, क्योंकि A क्या था आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप A की जगह क्या पुट कर दो, A की जगह पुट कर दो आप L/2√3, ठीक है। यहाँ से साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कितना आ गया म्यू नॉट बाय 4π2√3i/L। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 60 होता है √3/2, √3/2 प्लस √3/2 2√3/2, तो क्या लिखोगे म्यू नॉट बाय 4π2√3i/L इंटू 2√3/2, है ना, 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 6, तो म्यू नॉट बाय 4π6i/L, ठीक है। 2 से तो 2 कट गया, √3 इंटू √3 3, 3 2 6i, म्यू नॉट बाय 4πL। ये आपके पास एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वायर को पकड़ो अपने सीधे हाथ में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो P पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इस पे जो डायरेक्शन आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, इनवर्ड्स। ओके, इसकी वजह से करेंगे करंट की डायरेक्शन में, यहाँ भी इनवर्ड्स, यहाँ भी कैसी आ रही है, इनवर्ड्स, तो इनवर्ड आ रही है, तो B नेट आपके पास क्या आ जाएगा, B नेट B1 प्लस B2 प्लस B3, और यू कैन राइट थ्राइस ऑफ B1, 3 B1 की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट 6i/4πL, 6 इंटू 3 18, तो क्या आ जाएगा 18 म्यू नॉट i/4πL। दिस इज़ योर B नेट। P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, और कहाँ आएगा, इनवर्ड्स। क्लियर है। तो ये था आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ड्यू टू फाइनाइट वायर की वजह से, और मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।